अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ इशाल सुलेमान। नाजरीन, जब भी किसी रियासत का कानून बनाया जाता है तो इस कानून को लागू करने के लिए इदारे भी तश्कील दिए जाते हैं और इन इदारों में पुलिस और अदालतों का बड़ा अहम रोल होता है। पुलिस का काम मुजरिम पकड़ना और अदालत का काम सज़ा देना होता है और ये काम जिम्मेदारी से करना इन दोनों इदारों के फ़राइज़ में शामिल है। यानी अवाम में से अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है और फिर बयान हल्फी के बाद उसको अदालत में पेश कर दिया जाता है, जहां मुजरिम को एक सहूलत होती है कि वो अपने वकील के ज़रिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर सकता है और जज का काम होता है कि तमाम वाक़े की जांच पड़ताल, वकीलों की जिरा और गवाहों की गवाही की रोशनी में ईमानदारी से इंसाफ पर मबनी फैसला देना। कानून का एहतराम हर शहरी पर फ़र्ज़ है, लेकिन क्या इस कानून की पासदारी करना कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी फ़र्ज़ है? वो क्या इस बात का इख्तियार रखते हैं कि कानून की धज्जियाँ जिस तरह दिल करे उड़ा दें? हरगिज़ नहीं। कानून सब के लिए एक जैसा होता है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें लचक पैदा कर देते हैं। हमारी आज की कहानी इन्हीं कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में है, जिन्होंने जुल्म की ऐसी इंतहा की कि एक मजलूम की जान ही ले ली। बाजी, एक मिनट रुक जाए, मुझ पे मिट्टी डाल दिया है। तुम बड़े अफसर लगे हो जो तुम पे मिट्टी पड़ गई है। अफसर भी लग ही जाऊंगा, बस वक्त नहीं मिला। अफसर बनने के लिए मेरे भाई काफी सारा पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ ही लेना था, बस वक्त नहीं लगा। किसी बात का तुम्हें टाइम नहीं लगा तो अब कहाँ का टाइम लगा है? किधर जा रहे हो? बाजी, जब भी मैं कहीं जाने लगता हूँ अब्बा घर पर ना हो, तुम अब्बा बन जाती हो। ख्याल तो रखना पड़ता है ना, बहन जो हुई तुम्हारी। कह तो ठीक रही हो, बस वो रफीक ने बुलाया था, कह रहा था कोई काम मिला है, उससे बात करके आता हूँ। इधर जा रहे हैं जरा। अब्बा जी, वो रफीक से मिलने। खैरियत है? हाँ अब्बा जी, वो कह रहा था कोई काम मिला है, उससे बात करनी। अच्छा, चलो। अब्बा जी, मुझे तो लगता है रफीक का तो बस बहाना ही है। असल में इसको दोस्तों के साथ घूमने फिरने की आदत पड़ गई है। बाजी, आप कोई मौका हाथ से ना जाने देना। और कहती वो ठीक है यार, दोस्तों की सोबत ही इंसान को सुधारती है और दोस्तों की सोबत ही इंसान को बिगाड़ती है। अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, मेरे दोस्त बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे आप वहाँ से बोले हुए हैं। चलो। रोटी तैयार है, लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी जरूरत नहीं, कुछ देर ठहर के खाओ। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। हाँ भाई, कुछ पता चला उसका? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला सर। देखो भाई, मैंने तुम लोगों को बराबर का हिस्सा दिया है, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो सर आप फिक्र ना करें सर, चोर हैं तो इसी इलाके से ना सर। देखिए, हमें खाता भी तो फिल कर रहा है ना, चाहे जैसे भी हो। समझ गया सर, किसी को भी उठा के अंदर डाल देते हैं सर। ना, बड़ी होशियारी से किसी भी चर्सी बंगी को उठा के ले आओ। चर्सी? और सर चर्सी तो छोटे मोटे मुकदमात में आते हैं सर। इतनी बड़ी चोरी तो सर कोई समझदार और होशमंद बंदा ही कर सकता है ना सर। वैसे कह तुम ठीक रहे हो, चोर तो अपना हिस्सा देकर चले गए और जिनकी चोरी हुई है वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। हाँ भाई शबीर, कैसे आना हुआ? सर, एक लड़के को पकड़ा है। क्या किया है उसने? सर, किया तो कुछ नहीं, एक जगह पे खड़ा था तो आवारागर्दी के चक्कर में पकड़ लिया। शबीर, बड़े तेज होते जा रहे हो तुम, बहुत तरक्की करोगे। समझ गया सर। सर चोरी का मुकदमा इसी लड़के पे ना डाल दें सर। नहीं, पहले जरा नरम हाथ रख के उसकी चित्रौल करो, मान जाए तो ठीक, वरना हाथ जरा भारी कर दो। आपकी बात ठीक है सर, बस मैं पहले ये पता कर लूं कि इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिर कुछ करता हूँ सर। आपका बहुत अच्छा आइडिया है, पहले जरा पूछगिछ कर ले, उसके बाद उस पर हाथ डालना। पुलिस किसी चोरी के केस को हल करने की कोशिश में थी, लेकिन पुलिस वालों की बातों से यही लग रहा था कि वो इस चोरी के केस को भी जानते हैं और चोरों को भी,
लेकिन मामला रिश्वत का लग रहा था। पुलिस वाले किसी बेगुनाह को फंसाने का सोच रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि पूरा पुलिस स्टेशन ही मामले में एक था, यानी उन्होंने चोरों से जो डील की थी वो भी एक साथ की थी और अब वो किसी बेगुनाह को फंसाने भी जा रहे थे। अकबर किस नौजवान को उठा लाया था? कौन बेगुनाह था जिसको अब जबरदस्ती चोर बनाया जाने लगा था? क्योंकि ये तो तय है कि पुलिस की मार से तो बड़े बड़े मुजरिम बोल पड़ते हैं, आम आदमी तो टिक ही नहीं सकता। पुलिस ने जुर्म करने का सोच लिया था, अब जाने क्या होने वाला था। आया नहीं है रफाकत अभी? नहीं अब्बा जी, अभी नहीं आया। वो रफीक से मिलने गया है या रफीक के साथ चला गया है? अब्बा जी मैं तो कहती हूँ आप चाय पीकर पता करें, रफीक के घर जाकर, कहीं उसके पास ही ना बैठा हो। हाँ, बच्चों की इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती। उसको अपने बड़े भाई की मिसाल बनना चाहिए। जी अब्बा जी, भाई जब भी आते हैं घर से बाहर नहीं जाते, इतवार को भी कटिंग वगैरह के लिए बाहर निकलते हैं। बड़ा सुलझा हुआ बेटा है मेरा। सुलझा हुआ तो ये भी है, बस थोड़ा सा लाव वाली तबीयत का मालिक है। कहीं बाहर जाने के बाद उसको याद ही नहीं रहता घर भी जाना है। वो आए ना तो उसको तुम समझाना, मुझसे घबराता है थोड़ा सा। जी अब्बा जी, आज दिन में भी जब आपका जिक्र हो रहा था तो फौरी घबरा कर कहने लगा अब्बा जी को बीच में मत डालना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ऐसी नेक औलाद से नवाजा। भाई मेरे बेटे जस्सी जवारी या आवारा नहीं है, शुक्र है अल्लाह। तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन आ गया है। क्या हुआ अब्बा जी? रफीक था, रफाकत का पूछने आया था। कह रहा था मैं उसका इंतजार करता रहा और वो आया ही नहीं। अब्बा जी ये तो बड़ी परेशानी की बात है, वो तो इसी रफीक से मिलने के लिए गया था। मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठा जा रहा है। इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है मेरा बेटा। अब्बा जी आप परेशान ना हो सकता है किसी और दोस्त से मिलने चला गया हो, लेकिन हमें तो रफीक का ही बताया था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो आता है ना तो बात करता हूँ उससे। अब्बा जी आप हिम्मत करें, लोगों से मिलें, हो सकता है लड़कों के साथ घूमने चला गया हो। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अल्लाह खैर। नाजरीन, रफाकत घर से तो निकला था रफ़ीक को मिलने के लिए, लेकिन शाम को रफ़ीक ने आकर रफाकत के घर वालों को बताया कि वो तो आज उससे मिला ही नहीं। रफाकत पहले भी शाम तक एक आध बार घर से बाहर रहा था, लेकिन वो हमेशा घर बताकर जाया करता था। लेकिन जवान लड़का था, अब ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक बताकर गया हो, क्योंकि आजकल के नौजवान बताते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हो सकता है कि वो रफ़ीक से मिलने की आड़ में किसी लड़की से मिलने चला गया हो। अब ये तमाम बातें अभी अंदाजे के तौर पर ही बयान की जा सकती थीं, लेकिन जब तक रफाकत घर वापस नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि वो कहाँ पर था, वो किससे मिलने गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रफाकत ही पुलिस वालों के हत्थे लग गया था। बता दे तूने चोरी कैसे और क्यों की थी? मैं कितनी बार कहूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। हर कोई चोर पकड़ा जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन पुलिस तेरी बातों में आने वाली नहीं है। सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ठेके पर मिस्त्रियों का काम करता हूँ। अरे तू शक्ल से मिस्त्री कम और मास्टर ज्यादा दिखाई देता है, और इतनी तेरी उम्र नहीं जितनी तू हमें बातें सुना रहा है। ओए, उम्र तेरी 20 साल है और घर बनाने के ठेके लेते हो। बल्ले भी बल्ले बेटा, तुझे तो कोई मजदूर भी ना रखे। बता बड़ा कितना है? मैट्रिक तक पढ़ा हूँ और मैं मिस्त्री नहीं हूँ, मैं ठेका लेता हूँ। मिस्त्री मेरा दोस्त है रफीक। यानी ये तस्लीम कर रहा है
कि चोरी की वारदातों में इसका दोस्त रफीक भी शामिल है। नहीं जनाब, वो कहाँ से आ गया बीच में? यानी तुम ये तस्लीम कर रहे हो कि वो नहीं, ये सारी वारदातें तुम अकेले ही करते हो? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर वालों को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। प्लीज मेरे घर बता दो। यानी कि तुम्हारे घर वालों को बता दे, तेरी जमानत करवा ले, ये चाहता है तू? नहीं जनाब, वो मेरे नाम मिलने पर परेशान होंगे। शबीर, तो क्या कहते हो? ये तो उस तरफ आ ही नहीं रहा। सर, हाँ भाई, क्या बना? ये मुजरिम माना है कि नहीं माना? देखिए सर, मैं मुजरिम नहीं हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, आपका ये पुलिस वाला मुझे पकड़ के ले आया। क्यों भाई, क्या कह रहा है ये? वो तुम तो कह रहे थे ये चोरी करता है, नशा बेचता है और डाके भी डालता है। साहब जी, मैंने इसको बिल्कुल ठीक पकड़ा है। ये किसी को लूटने के लिए खड़ा था। डाकू को रंगे हाथों पकड़ा मैंने। और फिर तो तुम इनाम की हकदार हुए ना? ये सब क्या है? मैं डाकू नहीं हूँ। वाह भाई वाह, और तुम अकेले सच बोल रहे हो और ये सारी पुलिस झूठ बोल रही है। रफाकत के घर वाले और उसके गली मोहल्ले वाले गांव में तलाश कर रहे थे। उनको इस बात की खबर ही ना थी कि उनका जवां साला बेटा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन वो ऐसा सोचें भी क्यों? उनका बेटा कौन सा कोई मुजरिम था जो उनके जहन में ऐसी बातें भी आती? अब उनको कैसे पता चलेगा कि उनका बेटा पुलिस की हिरासत में है? क्योंकि पुलिस तो अभी तक बताने के मूड में ही नहीं थी, क्योंकि वो तो उस बात पर तुले हुए थे कि वो किसी न किसी तरह रफाकत से इकबाल जुर्म करवा लें। क्या वो अपनी साजिश में कामयाब हो सकेंगे? क्या रफाकत पुलिस की मार बर्दाश्त कर पाएगा? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रफाकत के खिलाफ पुलिस के मकरू अज़ाइम की। पुलिस का ये चेहरा हमने कभी नहीं देखा था। एक जिम्मेदार इदारे के मुलाजिम ज़बरदस्ती एक नौजवान पर चोरी और डकैती की वारदात डालकर उसको मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरी कोशिश यही होनी थी कि जब रफाकत मार के डर से जुर्म कबूल कर ले तो उसके खिलाफ FIR तैयार करके उसे अदालत में पेश कर दिया जाए। पुलिस के इसी रवैये की वजह से आम आदमी का भरोसा पुलिस से उठ गया है। शायद यही वजह है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन न जाने ऐसा कब होगा जब पुलिस अपने इस स्लोगन पर काम कर पाएगी कि पुलिस का फर्ज है मदद आपकी। शबीर अली, शबीर। जी सर। हाँ भाई, क्या बना उसका? कुछ बताया उसने? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। बड़ा सख्त जान है। और एक आम सा बच्चा पुलिस की मार के सामने कैसे टिक सकता है? मार के सामने तो नहीं निकाल सका सर, पर रात ही मरने वाला हो गया था। जुबान का बड़ा पक्का। क्या मरने वाला हो गया? जी सर। वो कैसे मारा था तूने उसको कि वो मरने वाला हो गया? सर, कुछ डंडे और ठुडे उसके नाजुक हिस्सों पर लग गए थे। और पागल, उठा उसको और उसको उसके घर छोड़ के आ। अब क्यों मरवाना है मुझे? जाओ। सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कलीम कहाँ है? कलीम? सर, रात को देर से गए थे, हो सकता है लेट हो जाए। सर, ये बता रहे हैं कि वो मरने वाला हो गया है। वो सारा परेशान क्यों हो रहे हैं सर? उसको उठाकर उसके घर छोड़कर आओ, वरना मुद्दा गले पड़ जाएगा। सर, ठीक है सर, जैसे आप कहें, लेकिन उस पर भारी हाथ रखने का हुक्म भी आपके था। मुझसे पंगा नहीं लेना, समझे? मैंने कहा था, मैंने उसको मनाने के लिए कहा था, उसको जान से मारने के लिए नहीं कहा था। ओ सर, आप परेशान हो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सर। उसको उठाओ, उसके घर वालों को बताओ कि ये हमारा गर्दी कर रहा था और इसने पी भी रखी थी। रफाकत की हालत इस कदर नाजुक हो चुकी थी कि पुलिस वालों ने उसे घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रात को रफाकत पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि वो करीबुल मर्ग हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इबरत हासिल नहीं की थी, सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। रफाकत की जो हालत
एएसआई और सिपाही बता रहे थे, क्या उसकी हालत देखकर उसके घर वाले खामोश हो जाएंगे? क्या होगा उनका रिएक्शन? बाबा जी, आपका बेटा अभी शराब के नशे में मिला था। और बुजुर्गों, सिपाही बिल्कुल ठीक कह रहा है। और नशे की हालत में इसने बहुत कुछ तस्लीम किया। हमने इससे पूछा टिकेटी की है, कहता है हाँ की है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और इसने तो कभी नशे को हाथ भी नहीं लगाया। और बुजुर्गों, आपको क्या पता कि बच्चे बाहर जाकर क्या करते हैं? और आजकल के बच्चों का तो वैसे बंदा कुछ नहीं कह सकता जी। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मेरा भाई रफीक से मिलने के लिए गया था, काम के लिए। देखिए बहन जी, आप मुझे समझदार लगती हैं। वैसे कोई शौक नहीं होता पुलिस वालों को किसी को मारने का। पहले ये माना है तो फिर हमने मारा है। आप अपने बेटे का इलाज करवाएं। मैं अपने बेटे का इलाज करवा लूं, लेकिन मैं इंसाफ जरूर मांगूंगा। अपने बेटे पे होने वाले जुल्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगा मैं। देखिए, ये काम ना कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका मुतलका थाना यही है, और हमारे जो अफसर हैं बड़े खर दिमाग हैं। वो पुलिस के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं करते। सिपाही बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। आप अपने बेटे का इलाज करवाएं, क्यों इन चक्रों में पड़ते हैं? और अपनी बुढ़ी हड्डियों पे रहम खाएं। इस उम्र में ना केस अच्छे नहीं होते। मैं अपने बेटे का इलाज करवा लूं, फिर मैं खुद आऊंगा आपके थाने वो केस करवाने जो आपने मुझ पे करना है। याद रखिएगा। रफाकत को उसके घर वालों के हवाले करते हुए पुलिस ने उसके घर वालों को धमकी दी थी कि वो उस केस की पैरवी ना करें, वरना उसके नताइज बहुत बुरे होंगे। रफाकत को देखकर यही लग रहा था कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसकी हालत देखकर उसका बाप, बहन और सारी बरादरी वाले परेशान हो गए थे। रफाकत को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका 12 दिन तक इलाज चलता रहा, मगर 13वें दिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्या पुलिस की धमकी की वजह से नज़ाकत अपने बेटे की कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएगा? क्या वो पुलिस के डर से खामोश हो जाएगा? क्या होगा पुलिस का रद्द-ए-अमल रफाकत की मौत के बाद? सर, वो मर गया। मर गया? कौन मर गया? कहीं तुम उस लड़के रफाकत की बात तो नहीं कर रहे? जी जनाब, आज दौरान इलाज अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हुआ। सर, आप परेशान ना हो, गरीब लोग हैं। मैंने उसके बाप को धमकाया भी था। उम्मीद है कि केस को अहमियत नहीं देंगे, खामोश हो जाएंगे। सर, अगर खामोश ना हुए तो फिर क्या होगा? खामोश हो जाओ, परेशान मत करो। बुजुर्गों, आप कह रहे हैं कि आपके बेटे को पुलिस वालों ने मारा है। क्यों मारा है? बेगुनाह मारा है मेरे बेटे को। एक पुलिस वाला उसे साथ ले गया कि तुमसे कुछ पूछना है, और वहां जाकर उसे चोर और डाकू साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो चोर नहीं था, फिर पुलिस वालों ने ऐसे क्यों किया? ये तो आप पुलिस वालों के पास जाएं और उनसे पूछें उन्होंने मेरे भाई को क्यों मारा है। अगर मेरा भाई गलत था तो किसी थाने में उसका रिकॉर्ड निकाल कर दिखाएं। ज्यादती हुई है हमारे साथ। मेरे बेगुनाह बच्चे को मार डाला इन जालिमों ने। मैं इनके खिलाफ केस जरूर करूंगा, इनको सजा जरूर दिलवाऊंगा। मैं जरूर दिलवाऊंगा सजा। आपके ख्याल में आपको इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलेगा इंसाफ। मैं वजीर आला पंजाब, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब के सामने हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे इंसाफ दिलाया जी। हम अपने भाई के खून का बदला लेकर इस खून से बैठेंगे। नाजरीन, ये हैं रफाकत अली के बाप और बहन, जिनके बकौल पुलिस वालों ने तशद्दुद करके इनके बेटे को कत्ल किया। कैमरामैन अनामुल्लाह के साथ 92 न्यूज़, लाहौर। पुलिस ने जिनको इजी लिया था वो उनके लिए अब भारी साबित होने वाले थे, क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नज़ाकत अली का साथ देने का फैसला कर लिया था।
नज़ाकत अली ने हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की थी कि वो उसको इंसाफ फराहम करें और पुलिस में मौजूद इन काली भेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मीडिया पर खबर आने के बाद क्या अब नज़ाकत अली को इंसाफ मिलेगा? क्या रफाकत अली के खून का हिसाब पुलिस वालों को देना पड़ेगा? इस सब से आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जैसा पुलिस ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। नज़ाकत अली मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था। क्या महकमा पुलिस इस बात का नोटिस लेगा कि जो पुलिस वाले इसमें मुलव्विस थे उनको सज़ा मिलेगी? यह भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन मीडिया पर केस रिपोर्ट होने के बाद ये केस ऐवान बाला तक पहुँच चुका था। बस अब ये देखना बाकी था कि कब कोई नज़ाकत अली की मदद को पहुँचता है। लेकिन ये तय हो चुका था कि नज़ाकत अली और उसके बेटे रफाकत के साथ जुल्म हुआ था, और ये बात तय है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। हलाक होने वाला एक शख्स पुलिस ने नाहक मारा, सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस लेने का मुतालिबा। उधर पुलिस का कहना है राखों का सहूलतकार था। सर, मैंने तो कहा था इसको इजी ना लें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल में हमने रफाकत को उसके घर में भिजवाकर बहुत बड़ी गलती की, वरना किसी को कानो कान खबर भी ना होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सर, गांव के 3-4 लोगों ने मुझे देखा है जब उसमें लेके आया था। सर, मुझे लगता है कि उसके घर जाकर उसको सीधा करना पड़ेगा। हो सकता है डराने धमकाने। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, इससे काम और भी बिगड़ जाएगा। बस अब उसके अगले कदम का इंतजार करो कि वो क्या करता है। सर, अगर वो कोई ऊपर से ऑर्डर ले आया तो फिर? कानून को हम समझते हैं, वो नहीं। बस ये पहला केस होगा जिसको कानून भी कानून के अंदर रहकर हल करेगा। सर, मुझे तो लगता है ये पहला केस होगा जिसमें कानून ही कानून को सजा देगा। तो तू इतना घबराया हो क्यों रहता है यार? क्योंकि मेरी शादी को अभी 2 ही साल हुए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी का क्या होगा? और फिक्र मत करो, उसके पास अभी काफी ऑप्शन मौजूद हैं, तो वो कोई दूसरा कर लेगी। ये शोर कौन कर रहा है बात? मैं हूं साहब जी, इंसाफ लेने आया हूं। मेरे बेटे को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। मैंने पर्चा दर्ज करवाना है साहब। किसने मारा तुम्हारे बेटे को? आप तीनों ने मारा है मेरे बेटे को। ओ बाबा जी, आप होश में हैं? आप 3 मोअज़्ज़िज़ पुलिस वालों पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो होश में हूँ, शायद आप लोगों ने पी रखी जो मैं आपको याद नहीं आ रहा। बुजुर्गों, आपके बेटे का इस थाने में कोई भी अंदराज नहीं है। ना वो यहाँ पे आया है और ना उसको लाया गया है। आप बिला वजह पुलिस वालों पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आप कानून वाले हैं, कानूनी हथकंडे तो आजमाएंगे ना, लेकिन मेरे पास वो गवाह मौजूद है जिनके सामने ये मेरे बेटे को पकड़ कर लाए हैं और जिनके सामने मेरे बेटे की चारपाई मेरे घर में उतारी गई है। बाबा, अगर तू थोड़ी देर तक यहाँ से ना निकला ना तो तेरा भी कोई केस बना देंगे। बस यही बात बाकी रह गई थी। कंफर्म हो गया कि ये सब कुछ तुम लोगों का ही किया धरा है। अब हम जाने और हमारा काम। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। सच की राह जरा मुश्किल होती है जनाब। कोई बात नहीं। पुलिस जिस बंदे को गरीब समझकर इजी ले रही थी, वो हर आने वाली घड़ी में उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा था। पुलिस ने कानूनी हरबा आजमाने की कोशिश की, लेकिन रफाकत अली का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं था कि वो काफ़ी सारे गवाह बना चुके थे। इसके अलावा एक सहाफ़ी भी उनके जुर्म का गवाह बन चुका था। सर, मुझे लगता है ये बाबा हमें डुबो कर ही छोड़ेगा। कुछ नहीं होता, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
एसएसपी बिलाल स्पेशल ब्रांच से बात कर रहा हूँ। जी जी। ये क्या चल रहा है तुम्हारे इलाके में? सर कुछ नहीं, उनका बेटा जो है वो डकैत था और वो मान नहीं रहे, उल्टा मुद्दा हम पे डाल रहे हैं वो। मुझे साफ साफ बताओ किया क्या है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, बस जरा मुरम्मत ज्यादा कर बैठे। कुछ ज्यादा? मीडिया शोर कर रहा है, वो मर गया है। सर हमने उसको उसके घर पहुंचा दिया था, वो घर जाकर मरा है। तो अब ये लोग हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी डिटेल चाहिए। थाने में जिस दिन उसको इंटर किया उसकी व्हाट्सएप पिक्चर भेजो, कल तक सब कुछ हो जाना चाहिए। जी जी सर, जी सर। क्या कह रहे थे सर? ये बाबा वाकई हमारे गले की हड्डी बन के रह गया। तुम डॉक्टर से कह के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फौरन चेंज करवाओ। और हाँ, अब उसकी एंट्री किस तरह डालोगे तुम? सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मैं तब्दील करवा लूँगा, लेकिन सर वो एंट्री वाला मामला जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। जैसे भी है ये काम करो, वरना हम सब फंस जाएंगे। और हाँ, एक काम और करो। वो क्या सर? मेरी, शबीर की और अपनी कबलस गिरफ्तारी जमानत करवा लो। कबलस गिरफ्तारी? यानी कि हम गिरफ्तार हो गए अब? और नहीं होते तुम गिरफ्तार। ऊपर की सतह पर नोटिस लिया जा चुका था। जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वो कानूनी तौर पर रफाकत की एंट्री नहीं शो करवा पाते तो भी फंसते, और अगर एंट्री डालते भी तो फंसते। पुलिस वालों के लिए पहली बार जमीन तंग होती जा रही थी। नज़ाकत अली एक आम शहरी उनके लिए गले की हड्डी बन चुका था, और बेगुनाह रफाकत अली का कत्ल बोल बोल कर अपने खून का हिसाब मांग रहा था। जी बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बेटे के केस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम थाने केस दर्ज करवाने गए, किसी ने हमारी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। हमें इंसाफ दिलाया जाए। उल्टा मुझसे कहा गया है कि अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे बेटे जैसा किया जाएगा। हम हुकूमत को बताना चाह रहे हैं, हमें खामोश करने के लिए हम पर प्रेशर डाला जा रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का? वो तो एक शरीफ बच्चा था। क्या इस मुल्क में कभी इंसाफ होगा? कभी किसी गरीब को इंसाफ मिलेगा? हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी आवाज आवाम तक पहुंचाई। अब लोगों ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें हकामे बाला से भी ताउन दरकार है। कानून की ऐसी काली भेड़ों को सजा दी जानी चाहिए। इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमें पता चला है थानेदार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। नज़ाकत अली एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था। रफाकत अली की मौत का नोटिस लिया जा चुका था। एसएसपी ने तफ्तीश के लिए एक स्पेशल ब्रांच के एसएचओ को वहां तैनात कर दिया। अब देखना ये था कि इसके बाद पहले वाले अमले पर क्या गुजरने वाली थी। क्या बना? सर वो जमानतें तो हो गई हैं सर। चले अच्छा है, कोई काम तो पूरा हुआ। लेकिन सर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? देखो, ये मीडिया का शोर वक्ती तौर पर शोर होता है। जिस दिन उनको कोई नई खबर मिल गई, ये केस वो भूल जाएंगे और कोई इसकी तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। सर 10 साल तो मेरी सर्विस भी हो गई है सर, लेकिन ऐसा केस कभी सामने नहीं आया सर। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई इनकाउंटर किए हैं, जिनमें ज्यादातर सिर्फ खानापुरी के तौर पर थे। यानी जिनको मारा है वो मुजरिम नहीं थे? हाँ, और जिस तरह तूने एक बेगुनाह को लाके मरवा दिया। करना पड़ता है, क्या करे, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ता है ना। हेलो एवरीवन। जी जनाब। अली असगर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। जी कैसे? मैं शफीक, एसएचओ हैं आप इस थाने के, और ये एएसआई हैं जो आपके साथ होते हैं, और ये अभी तक बैठे हुए हैं। इन्हें पता नहीं है कि जब कोई ऑफिसर ऑफिस में आता है तो उसे उठ के सैल्यूट करते हैं। ये भी आपके साथ ही है ना? सॉरी सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तशरीफ रखिए।
जी, कैसे आना हुआ आपका? सुना है आप लोग परेशान हैं आजकल। जी जी, एक लड़का था जिस पे डकैती का शक था। हम अपने मुखबिर की इतला पे उसको उठा के लेके आ गए। थोड़ी बहुत चित्रौल की तो एक आध चोट उसको ज्यादा लगी, तो हम उसको घर छोड़ के आ गए। घर छोड़ने के 10-12 दिन बाद उसकी डेथ हो गई और उस मुजरिम के लवाहिकीन हमको मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की कंडीशन, आप फिक्र ना करें, मैं देख रहा हूँ इस मामले को। लेकिन आप लोग ठीक से ज़रा तावन कीजिएगा, क्योंकि इसमें ही आप सब लोगों की भलाई है। वो जी हम भरपूर ताउन करेंगे जी, पूरा ताउन करेंगे जी। तो फिर ऐसा करें कि आप मुखबर को बुला के लाएं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो जी हाँ मैं बुलवा लेता हूँ। और जनाब शबीर साहब, मैंने सुना है आप घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं। शबीर साहब, आप ऐसा करें कि लड़के के वालिदैन को बुला के लाएं, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। सुनो, और वहाँ जाके किसी को धमकी देने की कोशिश मत करना। अगर पता चल गया तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वाकई में मुलव्वस पुलिस वालों ने जमानत कबल इस गिरफ्तारी करवा ली थी, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोई ऑफिसर आ जाएगा। महकमे ने एक समझदार SHO इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया था। अब अमले के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली थी, क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले उस मुखबर को हाजिर करने के लिए कहा था जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था। दूसरा, उसने नज़ाकत अली को भी अपना मौक़िफ़ बताने के लिए थाने बुला लिया था। अब आगे क्या होने जा रहा था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाले नए SHO की, जिसने आते ही अपने धीमे लहजे के बावजूद उसके अंदर छुपी हुई धमकियों से थाने के अमले को परेशान कर दिया था। कांस्टेबल से लेकर SHO तक सारा अमला परेशान था, क्योंकि अब उनकी हकीकत खुलने वाली थी। क्या पुलिस में मौजूद काली भेड़ें गिरफ्तार होंगी? नज़ाकत अली अब तफ्तीशी के सामने क्या बयान देगा? बुजुर्गों, मैं अपने महकमे की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ है। अल्लाह को यही मंजूर था जी। बुजुर्गों, आपने मुझे हर बात सच सच बतानी है, क्योंकि इसकी बेस पे ही रिपोर्ट बननी है, और अगर इन्होंने जुर्म किया है तो इसकी सज़ा भी इन्हें मिलनी है। अब इंसाफ आपके सच बोलने से ताल्लुक़ रखता है। जिसका जवान बेटा मर जाए उसने झूठ क्या बोलना। वैसे भी जाने की उम्र तो मेरी थी, पर मेरा जवान बेटा चला गया। बुजुर्गों, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपका बेटा काम क्या करता था? उसका एक दोस्त है रफीक, मिस्त्री। वो दोनों मिलकर मकानों के ठेके लेते थे। ये बताइए कि आपके बेटे में कोई बुरी आदत थी? हंसमुख शरारती था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उस दिन भी घर से बाहर जाते वक्त बता के गया था कि रफीक से मिलने जा रहा है। कोई बुरी आदत नहीं थी मेरे बच्चे। इन लोगों ने इल्जाम लगाया है उस पे और मारा है, और इतना मारा है कि उसको मार ही डाला। लेकिन सर, हम तो उसे जिंदा वापस करके आए थे। जिंदा नहीं, जिंदा लाश वापस की थी आप लोगों ने। बुजुर्गों, ये बताएं कि आपको किसी ने डराया या धमकाया, या फिर केस वापस लेने के लिए दबाव तो नहीं डाला? जी हाँ, इन तीनों ने मुझे धमकाया भी है, डराया भी है। एक मुजरिम के बाप को इज्जत थोड़ी देंगे हम। मुजरिम का बाप हो गया,
मुजरम का बाप हो गया। साहब जी, आपने हमें बुला के वक्त ही अजाया किया है, हमें कौन सा इंसाफ मिलना? कभी पुलिस के खिलाफ भी पुलिस ने केस किया है। चलो बेटा चले। होगा मुकदमा दर्ज, होगा इंसाफ आपके साथ। अब आपको पहली बार पुलिस के खिलाफ इंसाफ देती हुई नजर आएगी। कलीम जी सर। FIR वाला रजिस्टर उठाओ और FIR दर्ज करो। बुजुर्गों, बताएं किसके खिलाफ FIR काटनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नज़ाकत और निदा के बयान पर एक्शन ले लिया था और हकीकत को जानने के बाद ये फैसला किया था कि इन तीनों के खिलाफ FIR काटी जाए। और सबसे बड़ी सज़ा ये थी कि अपने खिलाफ FIR ASI को खुद लिखनी पड़ी। निदा और नज़ाकत हैरान थे कि कोई अफसर ऐसा भी हो सकता है। अब उनको अंदर से इत्मीनान होने लगा था कि उनकी सुनी गई है। पहली बार केस दर्ज हो गया था, अब उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं हूँ राशिद अली और इस वक्त मौजूद हूँ नज़ाकत साहब के घर में, जिनके बेटे को पुलिस ने बेगुनाह तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। आइए उनसे पूछते हैं क्या अपडेट्स है। जी अल्लाह का शुक्र है, हमारी FIR दर्ज कर ली गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कोई नए SHO साहब आए हैं, उन्होंने दर्ज की है। यानी अब आपको उम्मीद पैदा हो गई है कि इंसाफ मिलेगा? जी हाँ, अब मैं अदालत जा सकता हूँ और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग सकता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, नए SHO साहब आए हैं और उन्होंने आते साथ ही नज़ाकत साहब की FIR दर्ज की है। इंशाल्लाह अब बहुत जल्द इंसाफ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आखिरकार नज़ाकत की सुनी गई थी। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली थी और ताउन का पूरा यकीन भी दिलाया था। मीडिया ने नज़ाकत अली का पूरा साथ दिया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेने का हुक्म दिया था, जिस पर वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए तफ्तीश का हुक्म दिया था और इस पर अमल करते हुए SSP ने खुद एक्शन लिया। गरीब की सुनी गई थी और पुलिस वाले अब अज़ाब का शिकार होने वाले थे। जी अली साहब, आप क्या कहते हैं? सर, मैंने तमाम मालूमात इकट्ठी की। जिन लोगों ने असल में चोरी की थी उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना यह था कि जब वो पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने रिश्वत देकर जान छुड़ा ली। और सर, इस केस में बार बार एक बंदे को मुखबर जाहिर किया गया। वो बंदा तैयार किया गया था, वो मुखबर बिल्कुल नहीं था। ये बात दौराने तफ्तीश इनके मुंह से सच निकल गई कि हमने एक बंदा हायर किया है और जिसको कहा है कि तुम ये बोल दो। काफ़ी तेज़ लोग हैं। और सर, वो लड़का रफाकत बिल्कुल बेगुनाह था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और जब इन लोगों ने उसको गिरफ्तार किया तो उसकी रोजनामचे में एंट्री भी नहीं की। और बाद में जब आपने रिकॉर्ड मंगवाया तो इन्होंने उसका नाम डालने की कोशिश की और वो इनकी कोशिश साफ दिखाई देती है। तुम तीनों नाकाबिले माफी लोग हो, इंसान कहलवाने के भी हकदार नहीं। तुम तीनों को अभी मुअत्तल करता हूं और तुम्हारी जमानतें भी मंसूख करने की एप्लीकेशन देता हूं। नज़ाकत अली को इंसाफ मिल गया था और उन तीनों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी। महकमे ने उनकी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत को भी ख़त्म करने की गुजारिश अदालत में कर दी थी। ऐसा बड़ी मुद्दत के बाद हुआ था कि किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग पकड़े गए थे जो इस तरह के जुर्म में मुलव्विस थे। उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया था। कत्ल का मुकदमा अलग था। उम्मीद है कि अदालत उनको सजाए मौत देने का हुक्म देगी। जब जब इंसाफ होगा, अवाम का एतमाद बहाल होगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।